नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इतिहास के पन्ने जैसे-जैसे खुलते हैं, बड़ी-बड़ी दर्दनाक चीज़ें बाहर निकलती हैं। और एक चीज़ ऐसी बाहर निकली है थोड़े टाइम पहले जिसके ऊपर आई थिंक इतनी बात नहीं हुई है, तो मैंने सोचा एक इसके ऊपर एक अपडेट करना चाहिए हमको। पता ये चला कि जॉन एफ कैनेडी जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने चाइना के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 1964 से पहले भारत के पंडित नेहरू को फ़ोन करके बताया था। फ़ोन क्या मतलब जो भी है, उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि साहब भारत को वो हेल्प कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर बनने में। और अगर आप इस चीज़ को देखिए, उस टाइम पे जो चीज़ें हुई, और ये एक किताब में लिखी हुई है, 2016 की एक किताब है, अ लाइफ ऑफ डिप्लोमेसी। ये उस टाइम के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, महाराजा कृष्णा रसगोत्रा साहब ने जो लिखी है, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि साहब अगर भारत उस टाइम पे ये ऑफर मान लेता, तो आज जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की जो मेंबरशिप है, उसके लिए इतना रोना-धोना नहीं करना पड़ता। पता ये चला कि जॉन एफ कैनेडी बड़ा इंटरेस्टेड था कि साहब भारत के पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए बिफोर चाइना टेस्ट इट। एंड एक उनके अंदर, अमेरिकन्स के अंदर ये एक आइडिया था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होता है, तो चाइना को बिगिनिंग में ही एक थ्रेट मिल जाएगा और वो कुछ बेवकूफी करेगा नहीं। यहां तक कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने यह भी लिखा है कि 1962 में जो वॉर लॉन्च करी थी चाइना चाइना ने, वो करने के लिए भी उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि भारत वुड हैव ऑलरेडी बीन अ सुपर पावर। देखिए, एक और चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि 62 में एक लड़ाई हुई जो ये कहते हैं नहीं होगी, 65 में हुई थी। वहां पर भी थोड़ा सा ऑब्वियसली एक डेटरेंस आ जाता पाकिस्तानियों को उल्टे सीधे काम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोड़ होता हमारे देश की हिस्ट्री के अंदर। कहते हैं कि कैनेडी जो एक बड़ा एडमायरर था भारत की डेमोक्रेसी का, और उसको एक चीज लगता था कि यार ये कम्युनिस्ट चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है, वो भारत ही कर सकता है। क्योंकि उस टाइम पे आप याद करें, जो अभी तक हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी थी, जहां पर उन लोगों ने रशिया को साइड करने के लिए चाइना से दोस्ती करी थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली जो सिचुएशन थी दोनों देशों के बीच में, ऑब्वियसली अमेरिका और रशिया के बीच में टेंस थी, लेकिन दे वर रेडी टू वर्क वर्क अराउंड दिस। नाउ वन थिंग दैट वी रियलाइज कि उस टाइम पे भी कम्युनिस्ट चाइना के साथ अमेरिका के काफी झगड़े थे, और यही रिसेंटली एक उन्होंने वॉर फाइट करी थी कोरिया के अंदर, और धीरे धीरे करके आपके वियतनाम के अंदर टेंशन इनके बढ़ने शुरू हो चुके थे। और भी कई रीजन थे दुनिया के अंदर जहां पर दे वर बिल्डिंग अप टेंशन, एंड इनको पता था कि यार ये चाइना के साथ कभी ना कभी जाके झगड़ा होगा। देखिए, यहाँ पर एक हैंड रिटन लेटर बोलते हैं, और ये जेएफके फाइल्स के अंदर है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिग आउट, 80-90 हजार पेज हैं उसके अंदर, बट a lot of people say that there is a letter that was written by John F. Kennedy himself, एंड जो चेयरमैन यूएस एटॉमिक कमीशन को ये चिट्ठी गई थी कि भैया एक स्टडी करो किस तरह से हम लोग इंडियन एटॉमिक साइंटिस्ट को एक सपोर्ट दे सकते हैं, या और एक अमेरिकन डिवाइस को राजस्थान डेजर्ट के अंदर हम लोग उड़ा सकते हैं, ताकि वी कैन गिव इंडिया अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ऑल्दो एक चीज याद करिए, उस टाइम पे भी प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड ये वो काफी कुछ था, लेकिन देयर वाज अर्ली डेज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता भी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ना था। कैनेडी ने ये बोला कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को ये पता है कि नेहरू को बिल्कुल भी ये जो न्यूक्लियर टेस्ट और इन चीजों के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनको एक तरह से समझाना पड़ेगा कि भाई चाइना का थ्रेट आपके पास है, और अगर चाइना ने आपके ऊपर कुछ करा या उसने न्यूक्लियर थ्रेट करा, तो भारत के ऊपर और भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन्होंने बोला कि साहब एक एक एम्फेसिस बना के हमको नेहरू को अप्रोच करना चाहिए कि साहब हम लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। ना ऑब्वियसली अगर आप ये चीज याद करें, उस टाइम पे जो सीटो सेंटो और ये सब चीजें थी, उसके अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी घुसा हुआ था। अमेरिका ने आपके जो हथियार हथियार बंद करे थे 1965 के बाद बंद करे थे, उससे पहले तो आप ले ही रहे थे अमेरिका से हथियार। एंड 62 में जब चाइना ने अटैक करा, तब उस टाइम पे चाचा नेहरू ने फटाफट अमेरिका को फोन करा, चिट्ठियां भेजी कि साहब फटाफट अमेरिकन पायलट्स भेजो, ये करो वो करो। उस टाइम पे तो आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठने वाले थे। जब वो ऑफर कर रहे थे तब आपने लिया नहीं, लेकिन आफ्टर दैट देन यू वर वांटिंग टू सिट इन अमेरिकाज लैप। देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन से कि भाई हम नॉन अलाइन थे, हम किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते थे,
तो हमने ये सब चीजें करी, फेयर इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अभी भी मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा एक जो आपको चीज चाहिए होती है, विच इज सेल्फ पावर। एंड इनिशियली कई लोग कहते हैं नेहरू को ये अकल थी, तभी उसने होमी बाबा को बताया कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। ठीक है। और कई जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, कि वो बोलते हैं कि यार बेसिक आइडिया जो अमेरिका का था टू काउंटर चाइना, और कभी कोई फॉर्मल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, लेकिन इसके ऊपर बातें काफी चल रही थी यूएस में, और नेहरू के पास भी बातें गई हुई थी। पीपल एक्चुअली स्पोक टू नेहरू अबाउट दिस। भारत में ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई। सीरियस रिएक्टर जो बाय द वे अमेरिका और कनाडा के हेल्प से बना था 1960 में, जो पहला रिएक्टर बना था ट्रॉम्बे के अंदर, जो आज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, वो पहली बारी अमेरिकन ने बनाया था। एज मैटर ऑफ फैक्ट मैंने वो जगह देखी हुई है, अगर आप जाके देखें वहां पर जो पूरा वो बेस है तारापुर का, वहां पर तो पूरी तरह से पूरा अमेरिकन सेटअप है। वहां पर तो घर जिस तरह से बनाए हुए हैं, रोड जिस तरह से बनाई हुई है, दैट इंटायर थिंग हैज बीन बिल्ट बाय द अमेरिकन्स। तो ये बात तो है नहीं कि भैया अमेरिकन के साथ हम हेल्प नहीं ले रहे थे, तो हम उनकी गोदी में नहीं बैठना चाह रहे थे, वी डिडंट वांट टू डू दैट। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। अब देखिए एक और चीज आती है कि जब ये सब चीजें हुई और उसके बाद जॉन एफ कैनेडी की डेथ हुई और अगला जो सेटअप आया, उसके अंदर कई थॉट प्रोसेसेस चेंज हुए। चेंज ऐसे हुए कि 1964 में जाके चाइना ने अपना एटॉमिक डेटोनेशन करा, और एक डर सा फैल गया वेस्टर्न पावर्स के अंदर कि यार अगर अमेरिका हमारे पास नहीं आ रहा था, और उसके बाद एक अमेरिका भारत के पास नहीं आ रहा था, और 65 में जो वॉर होके उसके बाद जो चीजें चेंज हुई, अमेरिकन डिस्टेंस जो था भारत के साथ वो दूर होता चले गया। एंड अभी सजेशंस ये बोले जाते हैं कि होमी बाबा जो थे, उसको अमेरिकन इंटेलिजेंस इस टाइम पे एक डेंजरस फिगर की तरह देखना शुरू हो गया, क्योंकि इसका जो रोल था इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। सो पहले वो इनकरेज कर रहे थे आपको, बाद में दे डिडंट वांट इट बिकॉज आप उनके कैंप में नहीं आ रहे थे। एंड उनको ये भी पता चल रहा था कि आपकी जो क्लोजनेस है वो सोवियत यूनियन से ज्यादा हो रही है, क्योंकि आपने अमेरिका ने इनको पहले हमारे ऊपर बैन लगाया, सो ऑब्वियसली हमको हथियार तो कहीं से लेने थे, तो हमने जाके सोवियत यूनियन से लेने शुरू करे। एंड उसके बाद मिग 21 और ये सब चीजें जब आनी शुरू हुई, तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस अमेरिका के साथ आपका बढ़ना शुरू हो गया। ना अमेरिकन को ये पता था कि भाई दे वुड नीड इंडिया ऑन द साइड, ये चीज बड़ा क्लियर थी। सो दे काइंड ऑफ सपोर्टेड इट। नेहरू चचा भागे थे 62 में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड दिस टेल्स यू द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ भारत, कि कभी भी चाइना को हमने कभी रिकग्नाइज नहीं किया एज द थ्रेट। और ये चीज तो अभी रिसेंटली रिकग्नाइज हुई है, जो आर्म फोर्सेस ने, और रिसेंटली अब 30-40 साल पहले रिकग्नाइज करनी शुरू करी है। बट उसके बाद भी जो पिविट हुआ है चाइना के ऊपर, वो 2020 में हुआ है। एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। हम लोग चाइना के साथ डील करना चाहते थे, हम लोग चाइना के साथ मैनेज करना चाहते थे। हमने चाइना को कभी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक आइडियोलॉजी है, उसको सही से समझा नहीं। बाबा जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको भारत में बोला जाता है, ही डाइड इन एन एयर क्रैश ऑफ एयर इंडिया 101 इन स्विट्जरलैंड। और उसके अंदर काफी स्पेकुलेशंस आई, क्योंकि उसके बाद ये अकेली चीज नहीं थी, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लोग मरने शुरू हो गए। अगर आप देखें, मैं आपको रीसेंट फिगर्स बताता हूं, 2009 से 2013 के बीच में, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 2 लैब फायर्स हुई, जिसमें 2 साइंटिस्ट गए, 3 साइंटिस्ट ने अपने आप को टांग लिया, सुसाइड, एक ड्राउन हो गया, और एक अनएक्सप्लेन्ड मर्डर। न्यूक्लियर पार्क कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर 2 सुसाइड्स, 1 रोड एक्सीडेंट। और इन सबको नहीं नहीं वो मिस्टीरियस मिस्टीरियस करके क्लासिफाई करके साइड कर दिया गया उस टाइम पे। लेकिन हम सबको पता है यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। प्री 2009 बाबा के साहब में, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टोटल जो आपका प्रोग्राम है एटॉमिक प्रोग्राम, उसके अंदर 680 बीएआरसी के एम्प्लॉइज की डेथ हुई है 15 से 20 साल के अंदर। 680। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2013 के बाद दीज इंसिडेंट्स हैव बेसिकली जस्ट गॉन जीरो। आपने ये भी देखा नंबी नारायण के साथ क्या हुआ था। नहीं तो क्रायोजेनिक इंजन जिसके लिए आज हम बड़े प्राउड होते हैं, हमारे पास कब रहता।
तो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई हमको एक 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 अल्टीमेटम या क्या पता नहीं क्या मिला था उस टाइम पे, जहां पर हमको या तो अमेरिका के कैंप में जाना था या नहीं जाना था। अब इस डिबेट को आप आगे लेके जा सकते हैं कि भाई अमेरिका के कैंप में जाके हमको क्या फायदा होता, ये होता वो होता, ऑल दैट फाइन। बट एक चीज तो है, अगर 50s के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो चाइना या पाकिस्तान के अंदर दम नहीं रहता कि ये जो उसके बाद चीजें कर रहे थे, एंड दिस गेम वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। आज चाइना आपके ऊपर छोटे मोटे एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ उंगली कर सकता है, बट ही कैनॉट ओपन अ फुल फ्रंट वॉर, बिकॉज उसको भी पता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एंड देयर इज अ इशू, जब एक भारत की अखंडता के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भारत की पॉलिसी के हिसाब से आप यूज करोगे उसको। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैंने सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि ये जैसे जैसे जेएफके की फाइल्स के अंदर से डिटेल्स निकल रही हैं, हमको ये भी पता चल रहा है कि सीआईए उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ क्या क्या करता था, जिसको मैंने आपके साथ कवर किया। और एक ये कहानी जो 2016 की एक किताब में लिखी हुई है, उसके बारे में आज थोड़ी बातें होनी शुरू हुई हैं जैसे जैसे ये फाइल्स बाहर निकली हैं। ऑल्दो जेएफके को किसने मारा, क्या करा, इसके बारे में कुछ डेफिनेटिव बाहर नहीं निकला है, लेकिन काफी सारी जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या क्या उस टाइम पे सिनेरियो था, क्या क्या डिस्कशन थी, इसके बारे में डिटेल्स जरूर काफी बाहर निकली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मैं आपके साथ मिलूंगा कुछ चीजें दिखाने के लिए कि क्योंकि भारत के अंदर इस टाइम पे जो एक टेंशन है, मार्केट्स गिरी हुई हैं, वक्फ का थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश है और कई गुटों की तरफ से जुडिशियल एक्टिविज्म और भी चीजें करने की कोशिश है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि क्या प्लान बनाने की कोशिश चल रही है और किस तरह भारत इस गेम को खेल रहा है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।